ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਾਫੀ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ रिजेक्शन ਫੇਰ भी सी। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ रीज़न रहते हैं रिजेक्शन? देखिए सर, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, खासकर कनाडा में कुछ हिंगना फिटकड़ी कुछ नहीं लगना होता जी। फिर भी रिजेक्शंस आती हैं, उसके पीछे कई रीजंस हैं। पहली बात, जैसे मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आपके जो कंसल्टेंट्स या एजेंट्स का सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। कि आपका जो कंसल्टेंट है वो नॉलेज रखता है या नहीं रखता है। मैंने जो मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन स्टूडेंट्स की देखी है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो रिजेक्शन कनाडा की खासकर देखी हैं, उसके पीछे मोस्टली अदर रीजंस लिखे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जो आपकी प्रपोज स्टडी है, जो आगे आपने स्टडी करनी है, जो प्रीवियस स्टडी है वो मैच नहीं करती है जी। या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, या फिर क्या नाम है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, और खासली जो रिलीवेंसी के बारे में खासकर रीजंस की रिजेक्शंस रहती हैं कि भाई रिलीवेंसी मैच नहीं करती। अब एक बच्चा मान लो जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो आईटी में गया, वैसे देखा जाए तो नेचुरल सी बात है कि वो रिलीवेंसी बनती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हिडन से जो वीज़ा ऑफिसर देखना चाहता है कि भाई आईटी में तो गया, बट आईटी में तो मैथ की रिक्वायरमेंट है और मैथ तो इसने ले नहीं रखा, या मैथ ले रखा था इसमें इसके 33 नंबर है, तो रिजेक्शन तो आएगी आएगी। स्टूडेंट कहता है जी, या कंसल्टेंट बोलता है जी रिलेवेंट कोर्स तो दिया था, अरे रिलेवेंट कोर्स दिया था, लेकिन आप ये देखो ना कि जो रिलेवेंट आईटी दिया या कोई और कोर्स दिया, उसमें मैथ में स्टूडेंट्स के 33 नंबर है और आगे जो पढ़ने जा रहा है उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है, मेजर सब्जेक्ट्स है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी होंगी। डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा रिजेक्शंस के रीजंस क्या हैं। पहली बात तो है जी, आपके एजेंट्स या कंसल्टेंट का सिलेक्शन, आज की डेट में गुमराह करने वाले एजेंट्स बहुत बैठे हैं, बच्चों को उनको नॉलेज नहीं होता, वो मतलब फाइल ट्रैवल होती है एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट पे, वो एक मेजर रीजन है आज के डेट में। मतलब एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं जो पहले किसी ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा किया ही नहीं है, सिंगापुर साइप्रस करते थे या फिर यूरोप करते थे या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करते थे, वो भी कनाडा करने लग गए, क्योंकि रीजन बिहाइंड दिस आज की डेट में कनाडा बूम पे है, तो वो सोचते हैं कि चलो जी अपना यहीं पे हाथ साफ कर लें। तो एजेंट सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे है वो कंसल्टेंट जिसके डायरेक्ट आईएएस हो, वो कंसल्टेंट जिसको नॉलेज हो, वो कंसल्टेंट जिसके स्टाफ को नॉलेज हो, वो कंसल्टेंट जिसने रियली में बच्चों के वीज़ा लगवाए हो, एजुकेटेड हो, जिसको पता हो कि कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है बच्चे का। पहला कंसल्टेंट आता है। सेकंड आता है जी, आपकी रिलेवेंसी मैटर करती है, जो आपकी प्रपोज स्टडी जो आगे आप पढ़ने जा रहे हो प्रीवियस स्टडी से मैच होनी चाहिए। इसमें हम डिटेल में बात करें तो तकरीबन ये 1 घंटे का लेक्चर है। तो प्रपोज स्टडी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप कोर्स करने जा रहे हो प्रीवियस स्टडी से मैच होना चाहिए। सेकेंडली, जो आपकी स्ट्रेंथ रही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है, और इंग्लिश है, इसमें से परसेंटेज किस में ज़्यादा है, ठीक है, आगे पर्टिकुलर कोशिश करो उसी कोर्स में बच्चा जाए, या फिर मैथ में कम है तो ऐसा कोर्स दिया जाए जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट ना हो, या मैथ की रिक्वायरमेंट हो तो मिनिमम हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे ही कॉमर्स से रिलेटेड है, इसी तरह से मेडिकल वालों बच्चों से रिलेटेड है। तो मिड्स लाइक कोर्स सिलेक्शंस देखना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसमें पर सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज क्या रही है, उसके हिसाब से आगे जो कोर्स करने जा रहे हो वो कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसी हिसाब से जो बच्चे की स्ट्रेंथ एरिया रहा प्रीवियस स्टडी में, उससे रिलेटेड आगे फर्दर भेजते हैं तो डेफिनेटली वीज़ा चांसेस हाई होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें फाइलिंग में कुछ नहीं होता सर, 4 फॉर्म होते हैं वो लगने होते हैं। वो फॉर्म का फिलअप करना एक बहुत बड़ी बात है, आप किस तरह से भर रहे हो। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कंसल्टेंट स्टूडेंट से कुछ भी नहीं मांगते। लाइक इसमें देखा जाए कि जो पहला ही फॉर्म है अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें दूसरे पेज पे ही आता है कि भाई आपकी फ़ीस कितनी है, मतलब आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, रूम बोर्ड कितना है, और आपके पास वहाँ के स्टे के लिए कितने पैसे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे लोग मिसमैच करते हैं, पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, जिससे कई बार होता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और स्टे के लिए पैसे कम दिखाए जाते हैं, वो भी एक रिजेक्शंस का रीजंस रहता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चनिंग फॉर्म है या इंफॉर्मेशन फॉर्म है, उस फॉर्म में वो पूछते हैं कि भाई क्या नाम आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन जो भी हैं उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं। वहाँ पर लिखा जाता है फादर भी अनएम्प्लॉयड है या एग्रीकल्चरिस्ट है, मदर हाउसवाइफ है, ब्रदर सिस्टर जब
कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आता है कि लाइक अगर कुछ कर भी रहे होते हैं तो वो हिडन करते हैं, बताते नहीं हैं, ना तो एजेंट्स मांगते आगे से, ना स्टूडेंट्स देना चाहते हैं। तो उस स्टेज पर रिजेक्शंस के रीजंस ये रहते हैं, एम्बेसी बोलती है कि यार इसका साल का खर्चा तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इसकी फीस है और तकरीबन 10,200 GIC मतलब इसे खाने पीने रहने का खर्चा है और इसकी रिटर्न एयर टिकट भी चाहिए। मीन्स आप देखा जाए तो 8 और 5 13 से 15 लाख रुपए एक बच्चे का सालाना खर्चा है। सालाना खर्चा 15 लाख रुपए है और पता लगा कि मम्मी भी अनएम्प्लॉयड है, ब्रदर भी कुछ नहीं करते हैं तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी नहीं, फादर भी कुछ करते हैं वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी नहीं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो निकल के आता है कि भी 15 लाख रुपए सालाना खर्चा है और एनुअल इनकम कुछ है नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम भी बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें स्टूडेंट से करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा, अगर फादर गवर्नमेंट जॉब पे है तो जिसके फॉर्म 16 और ITRs का मुझे पता होना चाहिए, उनके पास कितनी सेविंग्स है, कितना GPF है, क्योंकि ये बच्चे के पास पैसे अवेलेबल हैं। हम लिख सकते हैं कि कनाडा स्टे में हमारे पास ये पैसे भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा मदर क्या करती हैं, मदर का भी लिखना जरूरी है। फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। मेजर्स मैंने जो देखी है जी, एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो नहीं भरते, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट लिख दिया। अगर कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं साथ साथ में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट भी होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट्स के फादर 2 सोर्स से इनकम लिख रहा है तो अगर आ रही है तो क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को दे रहे, तो ये एक रीजन है। इसके अलावा दादा दादी क्या करते हैं, पेंशनर हैं, ठीक है जी, पेंशन ले रहे हैं तो इनकम तो है जी, उस हिसाब से उसकी ITR होनी चाहिए। ब्रदर सिस्टर है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ट्यूशंस है, कोई जॉब कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी देनी जरूरी है, उस हिसाब से उनकी एनुअल इनकम भी लिखनी जरूरी है। मदर करती क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की बुटीक चला रही होती है या फिर ब्यूटी पार्लर है या कपड़े का बिजनेस है। रियली कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं लिखते हैं। रेंटल इनकम आती है, कितने पेरेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी रेंटल इनकम लेते हैं, लाइक उन्होंने अपना जो भी मकान है वो या दुकान है वो किराए पे दे रखी है, जमीन ठेके पे देती जा, वो मतलब ठेके पे दे रखी, या फिर उनको रेंटल इनकम आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। अगर ये चीजें नहीं डालेंगे तो एम्बेसी कहाँ से वीजा देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि रिलेवेंसी सबसे मैटर है ही है, प्लस में पेरेंट्स की ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। देखो वो जरूरी नहीं है उनकी हो, लेकिन कम से कम मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सेल्फ इन सब की तो होनी जरूरी है। एम्बेसी देखती या नहीं देखती सर, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाना, लेकिन जो फॉर्म है उस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, तभी एम्बेसी इवैल्यूएट करती है कि भाई बच्चे का खर्चा कितना है और इसकी एनुअल इनकम इसके पेरेंट्स की है, इसकी फैमिली की कितनी है। ये सबसे बड़ा मैटर है, सबसे मतलब जरूरी मैटर है, लेकिन स्टूडेंट्स या एजेंट्स इसको मतलब इस चीज़ से अनअवेयर है। अगर अवेयर है तो वो इस चीज़ को डालना नहीं चाहते और इस कारण से रिजेक्शन आ जाती है। तो सबसे पहले आपका एजेंट सिलेक्शन, दूसरा आपका कोर्स सिलेक्शन, तीसरा आपकी फैमिली की पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन, चौथा आता आपकी टाइमिंग, किस टाइम पे आप फाइल एम्बेसी में लगा रहे हो। कुलदीप जी, जैसे देखा जाए मई इनटेक आ रहा है, कमिंग मई इनटेक आ रहा है, या फिर अभी जैन गया, तो देखना ये होगा कि आप फाइल किस टाइम पे लगा रहे हो। कहीं ना कहीं पहले आओ पहले पाओ वाली बात भी होती है। मैं हर एक स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि भैया अपने टाइम पे फाइल लगाओ, और टाइम पे फाइल लगाने का मतलब ये है कि उसको 3 इनटेक स्टार्ट होने से 4 महीने पहले अपनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स घर में बैठे सो रहे होते हैं, रजाई में सो रहे होते हैं, या फिर इधर उधर मतलब भटक रहे होते हैं कि अभी तो टाइम बहुत है, और देखते 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 वो टाइम निकल जाता है। जैसे अगर मई इनटेक की बात करूं, मई इनटेक का वीजा लेने के लिए कम से कम जनवरी में, मैक्सिमम फरवरी में आप फाइल लगा दो ताकि वीजा है। रीजन बिहाइंड दिस, उस टाइम पे एम्बेसीज के पास इतना वर्कलोड नहीं होता। जब वर्कलोड नहीं होता तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होते हैं, टाइम पे वीजा निकलता है, और वीजा सक्सेस रेट जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक है उसमें 99.99% चांसेस होते हैं वीजा आने के। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स एंड में फाइल लगाता है। जब एंड में फाइल लगाता है तो मैं ये नहीं बोलता कि उस टाइम पे वीजा आएंगे या नहीं आएंगे, उस टाइम भी वीजे आएंगे, बट थिंग इज दैट उस टाइम पे एम्बेसी पे वर्कलोड होता है। जब एम्बेसी पे वर्कलोड होगा तो कई बार ऐसे भी देखा गया है कि लो प्रोफाइल का वीजा आ गया और अच्छी प्रोफाइल के वीजा रिजेक्ट भी होते देखे। कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्या होता है, एक तो जो कोटा सिस्टम है कि भाई इतने वीजा देने हैं, उनमें से स्टूडेंट्स के वीजा बढ़ चुके हैं, या फिर वर्कलोड है, वर्कलोड में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है। तो टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है, टाइम पे अपनी फाइल लगानी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है,
स्टूडेंट्स मेरे करियर में 2 ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं तकरीबन 10 साल के करियर में जो मेरे सामने आए हैं जी, जिन्होंने क्या किया है कि उनके रिलेशन में कोई ना कोई वहां बैठा है कनाडा में, और वहां से फीस पे कर दी। जब आप वहां से फीस पे करते हो तो एम्बेसी को पता लग ही जाता है कि भाई फीस वहां के वहां पे हुई है, कनाडा से कनाडा ही पे हुई है। जी जी। तो जब रिजेक्शंस में रीजंस लिख के आएगा वो लिखा आता है कि आपके सोशल टाइप्स है वहां पे कोई ना कोई वहां पे बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए स्मार्ट वर्क करते हैं कि चलो वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने में कोई खर्चा नहीं आएगा, अदरवाइज यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो बैंक के चार्जेस भी पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें पड़ रही हैं। लेकिन वही चीज़ें उल्टी पड़ती हैं। रिजेक्शंस का रीजन ये भी रहता है, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी बंदा बैठा है तो प्लीज़ वहाँ से अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत करो, वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि आप वहाँ से वहाँ पे कर रहे हो, इस मतलब आपका वहाँ पे ऑलरेडी सोशल टाइप्स है, आपका कोई ना कोई बंदा वहाँ सपोर्ट देने के लिए बैठा है, आप वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे, वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जुगाड़, अपना सेटलमेंट के चक्कर में जा रहे हो। ये भी एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा टाइमिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण रिजेक्शंस आती हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैंड स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि जी मेरे तो 5 बैंड है इस पे 5 लगा दो, 5.5 बैंड है इस पे 5 लगा दो। परसेंटेज अच्छी नहीं होती, लाइक जैसे देखा जाए रिसेंट पास आउट है, उनके पास चांस है, उसकी परसेंटेज कम है जी जी। और लेकिन उसके पास चांस होते हैं कि मैं अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ इंप्रूवमेंट के पेपर देके, लेकिन वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी एडें आती हैं कि भाई आप विदाउट आइल्स जाओ, 5 बैंड पे जाओ, तो बच्चा सोचता है, या लो प्रोफाइल लो परसेंटेज पे जाओ, बच्चा सोचता है कि जी पर्टिकुलर ABCD कंसल्टेंट तो मेरी फाइल लगवा रहा है। जी जी। तो वो भी एक रीजन है कि प्लीज अगर आपकी इंप्रूवमेंट के चांस आपके पास है, आपकी परसेंटेज कम है, अगर आपके पास टाइम है तो इंप्रूवमेंट का पेपर दो, ताकि 1 साल लेट हो जाओ लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे, अपनी परसेंटेज इंप्रूव कर लोगे तो भी वीज़ा चांसेस हाई हो जाते हैं। ऐसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने सजेस्ट किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये सुनकर भाग ही जाते हैं, ओहो ये तो वेस्ट ओवरसीज ये बोल रहा है, ये तो गाइड कुछ और तरीके से कर रहा है, यहाँ से वीज़ा नहीं लगवाना। फिर वो रिजेक्शन लेके मेरे पास आते हैं कि भैया आप ठीक बोल रहे थे और रिजेक्शन आ गई। तो मेरी आप सभी से, जिसके पास चांस है अभी इंप्रूवमेंट देने का और आपको लगता है कि परसेंटेज कम है और आपका टारगेट सिर्फ कनाडा है, तो प्लीज़ इंप्रूवमेंट का पेपर जरूर दे दो। एक रीजन और भी आता है कि भाई आपकी परसेंटेज जस्ट 50-50 है, क्या 50% है या 55% है, SPP के हिसाब से क्राइटेरिया तो मीट करता है, लेकिन आइल्स में स्कोर उसका सिर्फ 6 है, 6 बैंड है, नो लेस देन 5.5, ठीक है जी वो क्वालिफाई करता है। लेकिन भाई तू अगर 6 बैंड ले सकता है तो 6.5 बैंड भी ले सकता है। तो मेरी ऐसे स्टूडेंट से हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अगर 6.5 बैंड या 7 बैंड आप ले सकते हो और आपकी परसेंटेज कम है, तो वीजा ऑफिसर को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है जी प्रोफाइल वीक रही है, परसेंटेज कम रही है, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को प्रूव किया है। कितने ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलवा सकता हूं, मैं टीवी के माध्यम से मिलवाया, उनको टीवी चैनल्स पे भी लेके आया हूं, या मेरी यूट्यूब पे भी जाके ऐसे स्टूडेंट्स को देख सकते हो जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं थी, उसे 55% या 60% है मैथ में या इकोनॉमिक्स में या पर्टिकुलर किसी एक मेजर सब्जेक्ट में 33 नंबर वाले बच्चों के भी वीजे आए हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो मैंने बोला उन्होंने किया, लाइक 6.5 बैंड ले लिए, 7 बैंड ले लिए, और कोर्स उसको ऐसा सिलेक्ट करके दिया जिसमें उस मेजर, जिसमें उसके वीक एरिया है, जिसमें उसकी परसेंटेज कम है, वो कोर्स आगे उसका इफेक्ट ना पड़े, ऐसा कोर्स दिया उसकी उसमें जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर बच्चा मानता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा आता है जी। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, फिर इंटरव्यू च किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिन्होंने जवाब। कुलदीप जी इंटरव्यूज न के बराबर हैं, कनाडा की बात करें इंटरव्यूज नहीं है, बस पीछे हमने देखा है कि एम्बेसीज ने कुछ स्टूडेंट्स के मतलब ओकेजनली कॉल किया है, यही वेरीफाई करने के लिए रियली ये स्टूडेंट वही है या नहीं है। उसके रीजंस क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जिसकी लाइक परसेंटेज बहुत आई है, एम्बेसी को डाउट है कहीं इन्होंने कहीं जुगाड़बाजी तो नहीं कर रखी है, आईएलटीएस में स्कोर तो कुछ गलत तरीके से नहीं ले रखा, तो वो सब चीज़ों को चेक करने के लिए इंटरव्यू जरूर आए हैं और उनके वीज़े भी आए हैं। उनको बस चेक करने के लिए अगर कोई बच्चा ऐसा पकड़ा गया कि मतलब वो बच्चा अपने पर्टिकुलर, किसी बच्चे ने सपोज करो कि अपने आप पेपर दे रखा है, उसकी परसेंटेज अच्छी आई है, तो डेफिनेटली बता सकता है जी मेरे मैथ में इतने नंबर है, इंग्लिश में इतने नंबर है, या इसमें इतने नंबर है, मैंने पर्टिकुलर स्कूल से पास आउट हूँ, मेरी परसेंटेज इतनी है, तो बता पाएगा। जिस बच्चे ने कहीं पे एडिटिंग कर रखी है, जुगाड़बाजी कर रखी है, तो बच्चा बता ही नहीं पाएगा। तो वही चीजें सर्च करने के लिए एम्बेसी पर्टिकुलर ऐसे कोशिश करती है कि ऐसे स्टूडेंट्स पे जिन पर उनको डाउट होता है तो उनको वो कॉल कर लेते हैं जी। तो मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा जिनके वीजाज आए हैं अभी रिसेंटली, मतलब कल आज ही मेरे ख्याल से इन पासपोर्ट को हमने कलेक्ट किया है जी। तो इसमें से मनीष मेहता है, ये संगरूर से बिलोंग करते हैं, इनका कनाडा का वीजा आया है, आप देख सकते हैं।
इसके अलावा ये स्टूडेंट है गुरदीप सिंह, इसका कनाडा का वीज़ा आया, अंबाला सिटी का ये स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं इसका कनाडा का वीज़ा आया है, ये आर्किटेक्चर कोर्स में जा रहा है सेडन कॉलेज में जी। इसके अलावा ये स्टूडेंट है रमनदीप कौर, ये बिलोंग करती हैं संगरूर से, इसका कनाडा का वीज़ा है। ये स्टूडेंट है धीरज कुमार, इसका कनाडा का वीज़ा आया है, ये स्टूडेंट बिलोंग करता है कैथल से जी। और ये स्टूडेंट है सागर कौशिक जो कि बिलोंग करता है नरवाना जीन से, इसका कनाडा का वीज़ा है। मैं ये स्टूडेंट जो अभी धीरज कुमार गया है इसके बारे में बताना चाहूँगा, कैथल का स्टूडेंट है, इसको काउंसलिंग मैंने दी थी, ये मेरे पास आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने इससे पूछा कि बेटा आपके पास फंड्स है या नहीं है, देखो लोग ऐसे मिसगाइड ऐसे भी होते हैं। तो इसके फादर और इसका कोई रिलेटिव और ये खुद आया, तो इसने मेरे से काउंसलिंग ली, तकरीबन आधा घंटा मेरे साथ बैठा और मैंने इनको पूछा कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आपका एम क्या है लाइफ में, आपके पास फंडिंग कितनी है। तो रिजल्ट्स निकल के आया कि सर इसकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, तो रिजल्ट्स निकल के आया कि इसके पास फंड्स नहीं थे। तो फंड्स नहीं थे तो मैंने इससे पूछा कि बेटा जब आपके पास फंड्स नहीं तो हाउ यू विल गो ऑस्ट्रेलिया, तो गो फॉर कनाडा, क्योंकि वहाँ पे आपने ट्यूशन फीस पे करनी है और सिर्फ जीआईसी पे करनी है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो आप आराम से जा सकते हो जी। तो ये बड़े मिसगाइड पजल, मतलब क्या करें, जाएं ना जाएं, कैसे करें कैसे ना करें। देखो मैंने कहा कि देखो ऑस्ट्रेलिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसा नहीं कि वेस्ट ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया में भी हम अच्छे लेवल पर अपने आप को मानते हैं और कनाडा में मानते हैं, बट आपकी प्रोफाइल सूट करती है कनाडा के लिए इफ यू वांट टू गो। ये डॉक्यूमेंट दे के चला गया, देके जाने के बाद ये किसी छोटे शहर में, लोकल शहर में, सब टाउन में जाके किसी कंसल्टेंट्स के पास, इवन कि मैं उस कंसल्टेंट को भी जानता हूँ, तो उसके पास गया, वहां जाके ये फिर डगमगा गया, नहीं जी नहीं हमने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मैंने कहा ले जाओ भाई अपनी प्रोफाइल आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा आपका सपना क्या है, कि जी मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं पे कर सकता हूँ और कनाडा में ना काम नहीं है। मैंने कहा बेटा तू पहली बात तो सुन ले, पढ़ने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए नहीं जा रहा है, पढ़ ले, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको 2 ईयर या मैक्सिमम 3 ईयर आपको पढ़ना, उसके बाद आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी है, इससे ज्यादा और अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कोई फंड नहीं दिखाने, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाना, कल ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है अच्छे लेवल पे जाने के लिए। तो बोला नहीं मेरा कंसल्टेंट बोल रहा है जी फंड भी मैं दिखा दूंगा और ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो ये बच्चा मेडिकल का स्टूडेंट था, मैंने कहा भाई तू मेडिकल करेगा, डेफिनेटली 4 ईयर की मेडिकल है, 1 साल की फीस 13-14 लाख रुपए होगी, आप देख लो कैलकुलेशन कर लो, आप यहाँ से तो पे करके चले जाओगे, कल ने वहां पे कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कल ने कंटिन्यू कर ही नहीं पाओ, कल नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं पे कर पाओगे तो क्या होगा जी। तो इसने अपने भाई को भेजा, मैंने सारी चीजें उसको बताई, भाई ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से जा सकते हो, कनाडा में इस तरीके से जा सकते हो। ये बोले ठीक है जी, आप मेरे को एक बार डॉक्यूमेंट वापस दे दो, इसके बाद मैं घर सोच के बताऊंगा। भाई साहब जेन्युइन काउंसलिंग का ये रीजन है कि ये बच्चा नेक्स्ट डे वापस सारे डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आया। मार्केट में फ्रॉडबाजी करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, मिसगाइड करने के लिए बहुत बैठे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं बताते। स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बोला गया जी ऑस्ट्रेलिया में आप 4-5 लाख रुपए फीस होगी, तो मैंने कहा यार तेरे मेडिकल कोर्स करने जा रहा है, मेडिकल और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब मिलेगी तो मेडिकल अगर तू नर्सिंग करेगा या हेल्थ साइंस करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 13-14 लाख रुपए फीस होगी। आप ये देखो 13-14 लाख रुपए सालाना आपके पेरेंट्स पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। बोले नहीं सर हम तो नहीं पे कर सकते। मैं देन व्हाई यू आर गोइंग, अगर आप कर ही नहीं सकते फिर इंडिया रहो या पर्टिकुलर ऐसा कंट्री लो जिसमें आपको, कनाडा में क्या है कि सिर्फ 7-8 लाख रुपए फीस है, इससे ज्यादा फीस ही नहीं है। तो मैं कहाँ 8 लाख कहाँ 14 लाख रुपए। तो ये चीज देख के जेन्युइन काउंसलिंग का रीजन है कि ये स्टूडेंट दोबारा मेरे पास आया और रिजल्ट्स ये है कि इसका कनाडा का वीजा है जी। सो ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।